2 डेप्यूटी, 24 मंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और ये इस वक्त सरकार की तस्वीर दिखाई दे रही है। और इस सरकार बनाने में जो 2 महत्वपूर्ण भूमिका या 2 चेहरे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो एक नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नीतीश कुमार हैं। एक केंद्र से एक स्टॉलवर्ड लीडरशिप है, केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो युवाओं को मद्देनजर रखते हुए हों, चाहे वो महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए हों। एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट आप कहें जो बीजेपी का रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब आप बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार का कोई विकल्प अभी बिहार की जनता को और बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे उसमें फिर आप जो बड़ी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर ले, कोई विकल्प है ही नहीं। और रीजनल पार्टीज के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। एकमात्र अगर कोई चेहरा इसमें निकलकर सामने आता है तो वो केवल और केवल नीतीश कुमार का है, जिसके पीछे सिर्फ कुर्मी वोटर्स नहीं है बल्कि ईबीसी वोटर्स भी जुड़ जाते हैं। जिस पचपनिया समाज की आप बात करते हैं वो जुड़ जाता है, जिस महिला समाज की आप बात करते हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है वो उनके साथ जुड़ जाता है। और फिर जो करिश्मा होता है वो इस सरकार के तौर पर देवेंद्र दिखाई देता है। तो 2 शिल्पकार इस जीत की, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। बिल्कुल मीनाक्षी, और दोनों अगर एक साथ आएं तो क्या होता है। 2010 में जो हुआ आप देखें फिर से वही हुआ है। मतलब 2010 में आरजेडी के पास 22 सीटें लगभग थी, इस बार 25 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार कोई वैसी चीज़ हो गई जो समझ में आए कि ये क्या हो गया। अगर ये गठबंधन के सहयोगी के तौर पर ठीक तरीके से लड़ें, 2020 के चुनाव में एलजेपी अलग थी। दूसरी चीज़ कि बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के भीतर भी बहुत ज़्यादा खींचतान थी, बहुत ज़्यादा टकरार थी। जिसको जहां मौका मिल रहा था वो वहां पर दूसरे वाले को डैमेज कर रहा था, ये सोच के कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना है। और इस बार के चुनाव को अगर देखें तो उसको एकदम से स्मूथ कर दिया गया। जैसे ही वो स्मूथ हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। जैसे एलजेपी को लेके ही जब खींचतान शुरू हुई थी, पीएम का पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश था कि एलजेपी गठबंधन में रहना चाहिए। उसके पीछे उनकी मंशा ये थी, राजनीतिक रणनीति और समझदारी ये थी कि वो ये मैसेज नहीं देना चाह रहे थे कि चुनाव से पहले दलितों की वकालत करने वाली एक पार्टी यहाँ से छिटक जाए, उससे उसका नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हो या छोटा नुकसान होता वो बात की बात होती, लेकिन ये हो सकता था, वो खतरा नहीं उठाया गया। साथ ही पार्टी का हर कार्यक्रम एनडीए के बैनर तले होना चाहिए। तो छोटी से छोटी बैठक भी अगर हुई, मंडल के स्तर से लेके प्रदेश के स्तर तक, सब जगह एनडीए के नेता मौजूद रहते थे, भले ही उस दल विशेष की वहां पे ताकत हो या ना हो। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, जीतन राम मांझी की पार्टी। छोटी सी बात इसी में देवेंद्र आपसे पूछना चाहती हूँ, जब नेगोशिएशन भी हो रहा था तो मुझे ध्यान है कि चिराग पासवान से मिलने के लिए पहले धर्मेंद्र प्रधान की कोशिशें थी, लेकिन फिर इसे पार्टी ने समझा और कैसे नित्यानंद राय को आगे किया। और फिर वहां पे वो ये जो समझ है जो डेवलप की गई विद इन एनडीए, ये गौर करने वाली है कि किस व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है। उसमें धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें ना मीनाक्षी, तो वो इसके गजब के माहिर हैं। जैसे अगर किसी नेता के साथ उनका इक्वेशन अच्छा ना भी हो, किसी को पसंद ना भी करें, लेकिन जैसे ही उनको ये समझ में आता है कि इसकी राजनीतिक उपयोगिता है तो उतना उसका इस्तेमाल वो कर देते हैं पार्टी के लिहाज से या गठबंधन के लिहाज से। वो बहुत ईगो रख के बहुत दूर दराव करें, इस तरह वाले नेता नहीं है। जैसे इस बार के चुनाव में भी बहुत सारे बीजेपी के सांसद ऐसे थे कि अपनी कोटे की सीटें, अगर अपने क्षेत्र की सीट अगर एलजेपी के पास चली गई तो बहुत नाराज़गी दिखा रहे थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान से भी नाराज़गी उन लोगों ने दिखाई। सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे प्रमुख नाम हैं, सबसे आगे नाम कहें, इसमें भी कोई दो राह नहीं। तो उस कंडीशन में धर्मेंद्र प्रधान चाहते तो उन नेताओं को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन बार बार उनको फ़ोन करके समझाना कि गठबंधन की मजबूरी है, गठबंधन के चलते ऐसा करना पड़ रहा है, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं लेकिन आप भी हमारी समस्या समझिए। और सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, चुनावी नतीजे आ जाने के बाद, अभी जब सरकार बनाने के लिए पटना में गए हैं मीनाक्षी, तब भी उन नेताओं को फ़ोन करना या मिलने पर इस बात को कहना कि समझिए कि हमको आपकी चिंता थी लेकिन गठबंधन धर्म के चलते वो देना पड़ रहा था। तो ये एक बड़ी राजनीतिक चातुर्य कहें, राजनीतिक कुशलता कहें कि कैसे आप सबको साथ लेके चलते हैं।
तब नतीजे ग्राउंड से पर इन्होंने एक एक कदम जो रखा या एक एक बयान जो दिया वो इसी तरफ इशारा करता रहा कि एनडीए का कोऑर्डिनेशन बड़ा बेहतर है। चाहे बेशक टिकट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी बैठकें थी जो दिल्ली से लेकर पटना में चल रही थी, लेकिन दफ्तरों के चक्कर जब आप लगा रहे थे तो समझ में आ रहा था कि एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा। आप जेडीयू के दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीर समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटआउट है और उसके बिल्कुल बराबर में अगर नीतीश कुमार का कटआउट लगा हुआ है तो समझा जा सकता है कि मैसेज बड़ा क्लियर था कि यही जोड़ी है जो ग्राउंड पर जाएगी और यही जोड़ी है जो कमाल करके दिखाएगी। और वो कमाल जब होता है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है, दोनों हाथ में हाथ डालकर एक गर्मजोशी के साथ तस्वीर दिखाते हैं और मंच पर गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। पीएम गमछा लहराकर ये बता देते हैं कि बिहार का ये जो मैंडेट है ये सराखों पर है और जो वादा किया गया है डबल इंजन सरकार की तरफ से कि बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा, वो विकसित राज्य अब यहां से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। आप कैबिनेट का स्वरूप देख लीजिए तो तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। हाँ, पोर्टफोलियो को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके खाते में जाएगा। जेडीयू की संख्या इस बार बढ़ चुकी है और जो बैठकें चल रही थी उसको लेकर चर्चा यही थी ना देवेंद्र कि कौन सा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो किसके खाते में जाएगा, जेडीयू कौन सा पोर्टफोलियो ले सकती है या बीजेपी को कौन कौन से पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ अब समाप्त हो गया होगा, लगभग तय हो गया होगा। हाँ, आज जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद पोर्टफोलियो वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियर की जा चुकी हैं। और क्योंकि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि उस फॉर्मूले को पहले क्लियर किया गया, उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन भी क्लियर किया जा चुका है। अब सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, इन सारी चीज़ों में अब कोई बहुत मंथन नहीं होना है, उसमें बहुत कोई विचार विमर्श नहीं होना है। बस एक चीज़ थोड़ी हैरानी करने वाली है कि जेडीयू कैसे अपने बाकी नामों को आज शपथ दिलाने से कैसे चूकी, क्यों वो ये वेट कर रही है कि 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से हम दोबारा कराएंगे। एक बयान, चूंकि आपने जब पुराने दौर की बात याद दिलाई थी, मैं जरा 2013 तक पहुंच रही हूं और उस वक्त जब नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हुए थे, नाम उन्होंने नहीं लिया था लेकिन एक बयान में उनका पढ़ रही हूं, हमने तो कहा कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। तब उनका कहने का मतलब ये था कि शायद यहाँ नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है। लेकिन 2013 से लेकर 2025 तक की राजनीति का आकलन करते हुए नीतीश कुमार भी आए कि कैसे समावेशी विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ एक तरह से कहें कि पढ़ाया भी अनुभव के मार्फत। जैसे कुछ चीजें, नतीजे जब ऐसे आए तो वो दूसरी चीज आप याद करें कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी शुरू से ट्विटर वगैरह को लेकर बहुत वकालत करते थे। नीतीश कुमार जो कि टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, नरेंद्र मोदी इंजीनियर नहीं है, साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति नहीं है, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने उसकी अहमियत को समझा और नीतीश कुमार तब बाकायदा मजाक उड़ाते थे सार्वजनिक तौर पे ये कह के ये ट्विटर क्या होता है, चहचहाना, चिड़िया चहचहा रही है, ऐसे करके वो मजाक उड़ाते थे। टिपिकल बिहारी लैंग्वेज जो अपना उनका लैंग्वेज है उसमें। और तब ये हैरानी होती थी और उनके बहुत ज़्यादा समर्थक इस बात को फैलाते थे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्विटर की सरकार है। बाद में उन लोगों को समझ में आया तो ये सब लेशन नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के नेताओं को ही नहीं, अपोजिशन के नेताओं को भी दिया है। दूसरा, जैसे एक के बाद एक नतीजे आए और जिस प्रकार का काम किया नरेंद्र मोदी ने, वो ट्रैक रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार को भी समझ में आता है ना कि अगर वो महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आते हैं तो नरेंद्र मोदी की भी योजनाएं देख लें, अगर वो गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों का राशन की योजना देख लें। और जो लोग 2015 के जब अलग अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी, जेडीयू आरजेडी एक साथ थी, उन नतीजों की बात करते हैं और उसके हिसाब से बीजेपी का आकलन करते हैं। आज वो स्थिति बहुत उलट है, क्योंकि उसके बाद नरेंद्र मोदी की स्कीम्स ने जो अलग अलग राज्यों में कमाल दिखाया, जिसमें बिहार भी था, चाहे टॉयलेट योजना की बात कर लें, आवास योजना की बात कर लें, राशन योजना की बात कर लें, अब वो फासला बहुत अलग लेवल का है। अब नरेंद्र मोदी वहाँ ज़्यादा बड़े फैक्टर हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं और इन दोनों की जोड़ी इस नतीजे को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। उनमें बिहार के जो चुनाव हैं, बिहार के जो चुनावी नतीजे हैं, उत्साहित इससे पूरा का पूरा कैडर है, पूरा का पूरा एनडीए है। और जितने भी नेताओं के बयान अब हम सुन रहे हैं वो सिर्फ बिहार की बात नहीं करते हैं देवेंद्र, वो आगे का रोड मैप भी दिखाते हैं। चुनावी नतीजों के दिन पीएम के भाषण में भी जो बंगाल का रास्ता दिखाया गया था और ये कहा गया था कि भाई अब बंगाल के जंगल राज को हम खत्म करेंगे। यहां से अब क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष हम देख रहे हैं एक दूसरे में रस्साकसी है, राहुल की लीडरशिप पर सवाल है,
है, वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम ये करेंगे, यूपी में हम वो करेंगे, इमरान मसूद कह रहे हैं कि पहले आप यूपी देख लीजिए। ऐसे में बीजेपी की तैयारी आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है आगे के रोड मैप के लिए? इसमें बीजेपी के हिसाब से पहले देखें तो ये इलेक्शन मशीनरी जो इनको कहा जाता है ना कि ये वही हैं लोग, ये जीत का जश्न भी नहीं मनाते। बिहार में जीत हुई, पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बाद जो बैठक हुई उसमें बंगाल पे ज्यादा बात हो रही थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो तुरंत टास्क देने वाले लोग हैं। दूसरा, बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाया गया भूपेंद्र यादव का, जो कि वो भी बहुत कमाल के बीजेपी के नेता हैं, और उनका अगर प्रभारी रहते हुए उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक बिहार का 2015 का इलेक्शन अगर आप छोड़ दें तो हर जगह उन्होंने इस पार्टी को सफलता दिलाई है, और कई सारे राज्यों में वो प्रभारी रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, पिछला मध्य प्रदेश में वही प्रभारी थे जब वो ऐतिहासिक रिजल्ट आया है बीजेपी के लिहाज से, तो वहाँ पे बंगाल की जिम्मेदारी उनको दी गई है, और बहुत साइलेंटली पर्दे के पीछे रह के ऑपरेशन करने वाले नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं। तो अब बीजेपी का बड़ा फोकस रहेगा, लेकिन वहाँ पे चैलेंज ज़रूर है बंगाल में। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ममता बनर्जी के करिश्मे का नेता आपके पास नहीं है, लोग बंगाली। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, अकेला एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जम्मू कश्मीर में वायलेंस नहीं होता है, लेकिन बंगाल में आप देखें आज भी वायलेंस होता है, पॉलिटिकल वायलेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब बूथ लेवल पे टीएमसी के लोग, क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त रहता है, तो वो जो अपनी दबंगई दिखाते हैं, वहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता उसे कैसे हैंडल करे, क्योंकि उस दबाव में वो आएगा ही आएगा। जब पुलिस उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, और तो वहां पे खून खराबे वाली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर फिर बीजेपी का कार्यकर्ता डरेगा, और जैसे ही बीजेपी का कार्यकर्ता डरेगा, पार्टी की उम्मीदें खतरे हैं, उसमें केंद्र कुछ भी नहीं कर सकता, स्टेट यूनिट को ही वो काम करना होगा।